नमस्कार। दिन के 12 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव का शुभारंभ। कहा, भारत के लिए हर क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास लीडरशिप की जरूरत। मुख्य अतिथि भूटान के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया बड़ा भाई। इकहत्तर साल बाद दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे औपचारिक शुभारंभ। ग्रंथ दिंडी की परंपरा के साथ सम्मेलन की शुरुआत। दिल्ली में नई सरकार ने हटाए पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निजी स्टाफ। डेप्यूटेशन पर भेजे गए अधिकारियों को लौटने के आदेश। आज पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड अधिकारियों के साथ भी सीएम करेंगी बैठक। महाशिवरात्रि, रमजान और होली के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। कहा, जन आस्था का हो पूरा सम्मान, लेकिन अराजकता नहीं होगी बर्दाश्त। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में 3 खड़ी बसों में विस्फोट से दहला इजरायल का तेल अवीव। आतंकवादी हमले की आशंका। नेतन्याहू ने सेना को दिया वेस्ट बैंक में ऑपरेशन चलाने का निर्देश। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय सोल लीडरशिप सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो तेशरिंग तोब्गे सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। 2 दिवसीय सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में राजनीति, खेल, कला और मीडिया, साथ ही साथ आध्यात्मिक जगत, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र जैसे विविध क्षेत्रों के लोग अपनी प्रेरक जीवन गाथाएं साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना अहम है। यह आत्मा की अनुभूति कराता है। द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम है। इस संस्थान के नाम में ही सोल है ऐसा नहीं है। ये भारत की सोशल लाइफ की सोल बनने वाला है और हम लोग जिससे भली भांति परिचित है, बार बार सुनने को मिलता है, आत्मा। अगर इस सोल को उस भाव से देखें तो ये आत्मा की अनुभूति कराता है। नेतृत्व को सिर्फ पावर तक सीमित करने के चलन को नकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब नेतृत्व की भूमिका वही निभा सकता है जिसके पास नवोन्मेष और प्रभाव की क्षमता हो। आने वाले समय में लीडरशिप सिर्फ पावर तक सीमित नहीं होगी। लीडरशिप के रोल्स में वही होगा जो इनोवेशन और इम्पैक्ट की कैपेबिलिटीज हो। देश के इंडिविजुअल्स को इस नीड के हिसाब से इमर्ज होना पड़ेगा। सॉल्व इन इंडिविजुअल्स में क्रिटिकल थिंकिंग, रिस्क टेकिंग और सॉल्यूशन ड्रिवन माइंडसेट डेवलप करने वाला इंस्टीट्यूशन होगा। आने वाले समय में इस संस्थान से ऐसे लीडर्स निकलेंगे जो डिसरप्टिव चेंजेस के बीच काम करने को तैयार होंगे। 2 दिवसीय सोल लीडरशिप सम्मेलन के पहले संस्करण के उद्घाटन अवसर पर भूटान के पीएम दाशो शेरिंग तोब्गे ने पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई भारत की प्रगति की तारीफ की। उन्होंने इसे असाधारण अवसर बताया और कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी में एक बड़े भाई की छवि देखते हैं। यह आदर्शरण मौका है, वह इसलिए कि विश्व के महान नेता
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही नेतृत्व का पाठ पढ़ूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे बड़े भाई, आपने अपनी बुद्धिमानी, साहस और करुणा से भरे नेतृत्व से भारत को केवल 10 ही वर्षों में प्रगति की पथ पर अग्रसर किया है। भूटान के प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि जब भी वे प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। Your Excellency, Prime Minister, my mentor, every time I meet you, I am inspired to work even harder as a public servant. बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन की शुरुआत आज नई दिल्ली में ग्रंथ दिंडी के पारंपरिक समारोह के साथ की जा रही है। यह ग्रंथ दिंडी लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन से साहित्य के मंदिर तक तालकटोरा स्टेडियम तक यात्रा करेगी और सम्मेलन स्थल तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 23 फरवरी तक इस सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें पैनल चर्चा, पुस्तक प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिष्ठित साहित्यकारों के साथ संवाद सत्र आदि आयोजित किए जाएंगे। हाल ही में सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। सम्मेलन का उद्देश्य मराठी साहित्य की कालातीत प्रासंगिकता का उत्सव मनाना है। इसमें भाषा संरक्षण, अनुवाद और साहित्यिक कार्यों पर डिजिटलीकरण के प्रभाव जैसे विषय भी शामिल हैं। मराठी साहित्य सम्मेलन में पुणे से दिल्ली तक साहित्यिक ट्रेन यात्रा द्वारा 1200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें 2600 से अधिक कविताओं की प्रस्तुति, 50 पुस्तकों का लोकार्पण और 100 बुक स्टॉल लगाए जाएंगे। देश भर से प्रतिष्ठित विद्वान, लेखक, कवि और साहित्य प्रेमी भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में बीजेपी सरकार का सत्ता में वापसी करते ही पूर्व के सरकार के कार्यकाल के दौरान नियुक्ति को टर्मिनस स्टाफ यानी कि सह अवधि नियुक्ति की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली सरकार सेवा विभाग ने एक आदेश जारी कर इसकी सूचना दी है। कुछ दिन पहले ही सभी विभागों में पूर्व सरकार की ओर से नियुक्त नॉन ऑफिशियल स्टाफ की लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए गए थे। उन्हीं की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। दिल्ली में आयुष्मान योजना की मंजूरी के बाद आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एजेंडे में है खराब सड़कें और पानी। आज सीएम 1 बजे सचिवालय पहुंचेंगी और पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। प्रवेश वर्मा इन दोनों विभागों के मंत्री बनाए गए हैं। मैंने सभी पत्रकार बंधुओं को बताया था, हमने कल की अपनी कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत को दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने रोका हुआ था, कल उसे कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव फॉरवर्ड कर दिया है और बहुत जल्द आयुष्मान योजना जो फैमिली वाला है और जो सीनियर सिटीजन 70 साल वाला है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और लोग उसका लाभ ले सकेंगे। आज हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है, जिनके साथ मेरी मीटिंग रहेगी। पूरी कैबिनेट उनके साथ बैठेगी और सभी कामों की समीक्षा करते हुए जो गड्ढे सड़क वाले हैं या सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़क है, उस विषय को आज हम सीरियसली टेक ओवर करेंगे। दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आप और कांग्रेस के नेताओं के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 15 साल कांग्रेस ने राज किया और 13 साल आपने। उन्होंने क्या किया? दिल्ली सीएम ने कहा कि दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए। आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे।
आइए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि, रमजान और होली जैसे त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। उन्होंने सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी धर्म के लोगों की आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन अराजकता को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने आगामी दिनों में होली, रमजान, नवरात्रों, चैत्र नवरात्र, रामनवमी जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संदिग्ध लोगों पर नजर रखें, परंपरा के विपरीत किसी नए आयोजन की अनुमति ना दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शरारती तत्व दूसरे समुदाय के लोगों को अनावश्यक उत्तेजित करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे मामलों पर नजर रखी जाए। इसके साथ ही संवेदनशील क्षेत्र को चिन्हित करते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया जाए। योगी ने सोशल मीडिया को लेकर सतर्क रहने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महाकुंभ का समापन आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर होना है। इसी तरह चंद्र दर्शन के आधार पर 1 या 2 मार्च से रमजान माह प्रारंभ हो रहा है, फिर 13 को होलिका दहन है और 14 मार्च को होलिका उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनेक स्थानों पर शोभा यात्राओं का आयोजन होगा, मेले लगेंगे। उल्लास और उमंग के इस विशेष पर्व पर कानून व्यवस्था के लिहाज से यह समय संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ने अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों, रोहिंग्यों को चिन्हित करने का भी निर्देश दिया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें होंगी दिव्य भव्य महाकुंभ से जुड़ी हुई। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए आप खबरें देख लेते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ से जुड़ी हुई। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। ऐसे में महाकुंभ में स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ सकती है, जिसे देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे ने उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया स्थापित किए हैं। ये होल्डिंग एरिया प्लेटफॉर्म के बाहर स्थापित किए गए हैं, जिससे यात्रियों को नियंत्रित करने और भीड़भाड़ को रोकने में मदद मिलेगी। रेल मंत्रालय के मुताबिक यात्रियों को उनकी ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के समय पर प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। उत्तर रेलवे ने गाजियाबाद, आनंद विहार, नई दिल्ली, अयोध्या धाम और वाराणसी में बड़े पैमाने पर होल्डिंग एरिया बनाए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने भी बनारस, सिवान, बलिया, देवरिया, छपरा और गोरखपुर में होल्डिंग एरिया यानी ठहरने के स्थान बनाए हैं। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीते 15 फरवरी को भगदड़ मच जाने से 18 लोगों की मौत हो गई थी। इसी के मद्देनजर खास एहतियात बढ़ता जा रहा है। आज महाकुंभ का 40वां दिन है। श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। मेला प्रशासन का दावा है कि अब तक 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। गुरुवार शाम को 1 करोड़ 28 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। अनुमान के अनुसार शनिवार और रविवार होने के कारण ये संख्या 60 करोड़ को पार कर सकती है। वहीं आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्साह के साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं एक अनूठी और आध्यात्मिक पहल के तहत उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदी आज जेल परिसर में ही महाकुंभ स्नान करेंगे। प्रदेश का जेल प्रशासन कैदियों के लिए संगम से पवित्र जल लाने की खातिर विशेष व्यवस्था कर रहा है।
इसके लिए जेल परिसर में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का जल लाया जाएगा। इससे कैदियों को अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का पालन करने का अवसर मिलेगा। आइए अब और कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं। भारत में होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट वेव्स समिट के लिए एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने सऊदी अरब में कई बैठकें की हैं, जिससे द्विपक्षीय मीडिया साझेदारी मजबूत होगी और भारत में होने वाली आगामी समिट को गति मिलेगी। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने रियाद में फ्यूचर ऑफ मीडिया प्रदर्शनी के दौरान प्रमुख सऊदी मीडिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सचिव जाजू ने सऊदी मीडिया फोरम में आधुनिक डिजिटल मार्केटिंग टूल, नवाचार और विकास के अवसर पर एक पैनल चर्चा में भाग लिया, जिसमें भारत की डिजिटल मीडिया प्रगति और आगामी वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन पर भी प्रकाश डाला गया। It provided us opportunities to discuss issues of common interest because the media and the entertainment segment across the world has huge opportunities for countries, has also got its own challenges. So I think it has provided us the opportunity to discuss all these issues of common interest, and we are very happy to be here and been able to share our thoughts with all the leaders, both from the industry as well as from the government. Has an MOU with the Saudi Broadcasting Authority, and among the various meetings that were held, it was decided that the scope of the cooperation and coordination between the various entities on the Indian side and the Saudi side would be enhanced in the days to come. The Saudi representatives have also agreed to participate on a large scale in the WAVE Summit. We were able to connect very extensively with the Saudi policymakers, Saudi industry, and various other entities which are very important for bilateral collaborations. We had a very productive meeting with the Deputy Minister of Media, a team from Ministry of Investment, the CEO of the Saudi Broadcasting Authority, the Vice President of Saudi Press Agency, CEO of Saudi Research and Media Group, and many other entities. In all these interactions, we were also able to promote the WAVE Summit, which is upcoming in India, and we see there is a lot of interest among the Saudi entities. झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला एक बार फिर गर्मा रहा है। ताजा मामला संथाल के पाकुड़ में आतंकवाद की पाठशाला से जुड़ा है, जिस पर राजनीति बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा ने चिंता जाहिर करते हुए आदिवासी समाज के अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष तेज करने का ऐलान भी कर दिया है। झारखंड का जनजातीय बाहुल्य संथाल परगना राजनीति का हॉट प्लेट बना हुआ है। बांग्लादेशी घुसपैठ और आतंकवाद की ट्रेनिंग के खुलासे की वजह से यह इलाका फिर सुर्खियों में है। संथाल परगना फिर से राजनीतिक दलों के लिए अखाड़ा बनता दिख रहा है। सांसद निशिकांत दुबे के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बयान ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा छाया रहा था। चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन मुद्दा अभी भी कायम है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं जनजातीय समाज के बड़े नेता और भाजपा विधायक चंपई सोरेन ने कहा है कि यह मुद्दा हमारे लिए कोई राजनीतिक या चुनावी नहीं, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है जो आदिवासी समाज के अस्तित्व से जुड़ा है। आदिवासी सावता सुसर आंकड़ा नाम पर हमारा गठन हुआ और उसी नाम पर पूरे झारखंड में एक जन आंदोलन तैयार हुआ ताकि आदिवासी के अस्तित्व को बचाना है, आदिवासी के अस्तित्व को बचाना है, झारखंड को बचाना है बांग्लादेशी घुसपैठ और ये जो धर्म परिवर्तन इसको रोकना है। चंपई सोरेन ने राज्य सरकार पर न्यायालय को भी गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ से इनकार करती है, वहीं दूसरी ओर दुमका जेल में बंद एक बांग्लादेशी को सजा पूरा होने पर रिहा कर रही है। उन्होंने कहा कि ये घुसपैठिए आदिवासी समाज की अस्मत से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसको लेकर बड़ा आंदोलन शुरू करने का समय आ गया है। धरती में आप बांग्लादेशी घुसपैठ आप जम गया है।
इसीलिए हमने उस अकबर को देख के हमने निर्णय ले कि अब हम समाज के बीच में जाएंगे और समाज के बीच से क्रांति का बीज बजेगा। इतना ही नहीं, संथाल परगना में आतंक की पाठशाला का भी खुलासा हो रहा है, जिसको लेकर भाजपा नेता सरकार पर हमलावर है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मकसद संथाल परगना क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में लेना है। मैं जो ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेशी घुसपैठिया, ISI, इन लोगों से जो ट्रेंड लोग हैं, अभी आपने देखा कि पाकुड़ में भी किस तरह से बांग्लादेश से लोग आया और ट्रेनिंग करा के पाकुड़ से चला गया। ये सभी संथाल परगना को अपने गिरफ्त में लेना चाहते हैं। उधर बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को सत्ता पक्ष ने निराधार बताया है और कहा कि विपक्ष इसे बेवजह तूल दे रहा है। राज्य में जनादेश विपरीत प्राप्त हुआ है, तो इस विपरीत जनादेश में सरकार को बदनाम करने का एक साजिश और षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर रच रहे हैं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी गूंज सकता है। झारखंड की राजनीति में संथाल परगना का विशेष महत्व है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्वाचन क्षेत्र भी इसी इलाके में आता है। ऐसे में इलाके की हर बात राज्य की राजनीति को प्रभावित करती है। संथाल में अवैध घुसपैठ के बाद अब आतंकवाद की ट्रेनिंग के खुलासे ने भाजपा को एक और मुद्दा दे दिया है, जिस पर आने वाले समय में घमासान के और तेज होने के आसार है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। और आइए अब खेल से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में आज अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच कराची में मैच खेला जाएगा। ग्रुप बी का ये पहला मुकाबला होगा। अफ्रीकी टीम त्रिकोणीय सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान जल्दी पहुंच गई थी और तो उन्हें परिस्थितियों का अच्छे से पता चल चुका होगा। अफगानिस्तान एशिया की ही वो टीम है, तो उनके पास तो इन परिस्थितियों में खेलने का काफ़ी अनुभव है। अफगानिस्तान के स्पिनर्स से निपटना अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए चुनौती होगा। अफगानिस्तान के पास राशिद खान और नूर अहमद के रूप में 2 कलाई के स्पिनर हैं। इसके साथ ही इस टीम में मोहम्मद नबी जैसा एक अनुभवी ऑफ स्पिनर भी है। दक्षिण अफ्रीका की टीम में कम से कम 4 बल्लेबाज ऐसे हैं जो स्पिनर को काफ़ी अच्छे से खेल लेते हैं। कप्तान तेम्बा बावूमा, एडन मार्क्रम, हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर से अफ्रीकी टीम को काफ़ी उम्मीदें होंगी। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही अफगानिस्तान को अल्लाह गजनफर के रूप में एक बड़ा झटका लगा था, तो जो चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उनकी जगह पर टीम में नांगेलिया खरोटे को शामिल किया गया है। अफगानिस्तान की टीम काफ़ी हद तक अपने टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों और स्पिनर्स पर भी निर्भर करेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।